शबाना शोएब और अरबाज को अरेस्ट करने के लिए निकल चुकी थी। पहले तो उसके साथ में कोई नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उसके साथ आने के लिए हरीराम नाम के एक नए लड़के ने हाँ कर दी। इधर हरीश ने जब ये खबर शोएब और अरबाज को दी तो उन दोनों का दिमाग खराब हो गया। अरबाज तो ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था, लेकिन शोएब भी ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहा था। इधर शबाना उन दोनों को उठाने के लिए आ चुकी थी। उसने शोएब के हाथ में हथकड़ी डाल दी। हमारे पास में तुम्हारे खिलाफ पर्याप्त जानकारी भी है और सबूत भी। एक पुलिस वाली होने के नाते मैं इतनी आसानी से उन जानकारी से मुंह नहीं फेर सकती हूँ। हमारे परिवार के संबंध चाहे जो भी हो, लेकिन कानून से मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का ही कोई संबंध नहीं है। वो जो कहेगा मुझे वो ही करना पड़ेगा, शबाना ने कहा और अपनी हथकड़ी को ताला लगा दिया। अरे शबाना जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको उस शहबाज की बात पर भरोसा हो रहा है? वो 2 कौड़ी का बदमाश आदमी है, उसने कहा और आपने मान लिया। ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो कह रहा है वो मुझे फंसाने के लिए कह रहा हो। आपने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा? हाँ, शोएब ने बहुत ही तीखी आवाज में उससे कहा और फिर मुस्कुराने लगा। देखो शोएब, बात ऐसी है कि अगर मेरे हाथ में जो सबूत हैं अभी, उससे यही साबित होता है कि तुमने ही उसे बोलकर लोगों को मरवाया है। इसलिए मुझे अभी तो तुम्हारे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे अरेस्ट करना होगा तुम्हें। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, और ना ही इसमें बातचीत करने की कोई गुंजाइश भी मुझे दिखाई दे रही है। शहबाज ने जो कहा है, अगर वो कोर्ट में गलत साबित हो जाए और वो कोई सबूत पेश ना कर पाए तो हम तुम्हें फिर से छोड़ देंगे। अगर तुम बेकसूर हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी चीज से डरने की कोई जरूरत है, लेकिन हाँ, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं, शबाना ने कहा और शोएब की आंखों में देखने लगी। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर मेरे साथ में कुछ गलत हुआ ना तो तुम्हें इस चीज की कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शोएब ने शबाना को घूरते हुए देखा और ये बात कही। हरिराम, ले चलो इसे, शबाना ने कहा। वो शोएब की तरफ देख भी नहीं रही थी। हरिराम आगे आया और उसने शोएब को खींचना शुरू कर दिया। शबाना उसे एक कदम आगे निकल गई, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के पास आई तो एक बार के लिए वो फिर से पलटी और उसने कहा, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है इसलिए पुलिस तुम्हें अभी गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन कल से मैं यहां पर पुलिस वालों को भेजने वाली हूं। वो लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और जेल में आ जाओ। चलो हरिराम, शबाना ने कहा और उसे लेकर निकलने लगी। शबाना के कहने पर हरिराम उसे बाहर लेकर आ गया और तीनों लोग जीप की तरफ जाने लगे, लेकिन शबाना को इस बीच में शोएब की इज्जत का ख्याल था और इसलिए उसने शोएब के हाथों पर और उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। इधर अगले दिन की सुबह लकी जल्दी उठा और उसने अपना नाश्ता किया और अपना काम करने के लिए आ गया। पटना यूनिवर्सिटी में सुबह सुबह बहुत से स्टूडेंट्स आते थे। बहुत से बच्चे जो वहीं पर रहते वो जल्दी उठ जाया करते और नाश्ता कर लेते। उसके बाद वो लोग या तो लाइब्रेरी में या फिर अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते। अगर वो लोग मेहनत करके ठीक से पढ़ाई नहीं करते तो उन्हें डर था कि वो लोग जमाने से बहुत पीछे रह जाने वाले थे। लकी भी अपने गेट पर आ चुका था और उसने ठीक तरह से अपनी ड्यूटी करनी शुरू कर दी। ठीक 7:30 बजे के आसपास राधिका अपने हॉस्टल से बाहर आ गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो लकी को दूर से ही देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे, तुम इतने थके हुए कैसे नजर आ रहे हो? क्या बात है, रात भर सोए नहीं थे क्या? राधिका ने लकी की आंखों के नीचे पड़े काले घेरे को देखते हुए कहा, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो कल रात जय की वजह से सो नहीं पाया था। आज सुबह भी उसे यहां आते आते बहुत देर हो गई और इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन उसके साथ जो हुआ उसके बारे में वो किसी भी हाल में राधिका को तो नहीं बता सकता था, इसलिए वो मुस्कुराने लगा और उसने अपनी नाक खुजाते हुए कहा, अरे वो फिल्म देख रहा था, उसके 2 पार्ट थे और फिल्म इतनी अच्छी कि दोनों ही पार्ट एक ही रात में देख गया मैं, इसलिए सोने में देर हो गई। तुम्हें पता है मैं अपना काम खत्म करते ही कल तो सो गई। तुम्हारे मजे हैं, तुम तो यहाँ आराम से फिल्म देख रहे हो, उधर मुझे पढ़ाई करने से फुर्सत नहीं मिल रही। वैसे जय कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? राधिका ने इधर उधर देखते हुए पूछा। यूं तो लकी के आने के बाद ही जय जाता था, लेकिन आज वो नजर नहीं आ रहा था। अरे मैंने बताया था ना कि जय कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है अपने घर अपनी बहन से मिलने, लकी ने कहा। उसने फिर से उससे झूठ बोला। राधिका ने भी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी क्लास के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो जल्दी ही वहां निकल गई। उसके जाते ही लकी की जान में जैसे जान आ गई। उसने उसके जाते ही सीधा जय की बहन को फोन लगा दिया। बहुत देर से उसकी जय से
बात नहीं हो पाई थी। लकी भाई आप कैसे हैं? भैया आपके लिए ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। पुलिस ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? और इस वक्त आप कहां पर हैं? आप बोलो तो आप भाई आपकी जमानत के लिए पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। वो अब काफी ठीक हैं। विजया ने घबराते हुए कहा। लकी ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही बहन से बात कर रहा हो। अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं ठीक हूं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे कह दो कि उसे भी पुलिस स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहां से बाहर आ गया हूं, सब कुछ ठीक है। और जय कैसा है? लकी ने पूछा। भैया भी ठीक हैं, अच्छे हैं। उन्हें टाइम पर इलाज मिल गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, विजया ने कहा। इसके बाद लकी तो फोन रखने वाला था, लेकिन उधर से विजया की बात पूरी नहीं हो पाई। उसने फोन को चालू रखते ही अपने पास बैठे हुए जैसे कहा, भैया लकी भाई बिल्कुल ठीक हैं और जेल से भी वो बाहर आ गए। मैंने कहा था ना कि वो अच्छे आदमी हैं। अच्छे लोगों के साथ में ना कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वैसे लकी भाई इधर भैया की भी हालत ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि भाई को सिर में थोड़ी सी ज्यादा चोट लगी है। उन्होंने भैया के सिर पर 7 टांके लगाए हैं और इनके हाथ और पैर पर पट्टी बांध दिया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्हें कम से कम महीने भर के लिए तो आराम करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इन्हें यहां से डिस्चार्ज किया जा सकेगा, विजया ने कहा। चलो ये तो अच्छी बात है, उसको बढ़िया सा आराम मिल जाएगा, लकी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। लकी भाई तुम्हारा बहुत थैंक यू यार, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं। जय जैसे ही आगे की बात कहने वाला था कि इतने में विजया ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वो किसी भी हाल में अपने भाई के मुंह से इस तरह की बात नहीं सुन सकती थी, लेकिन सच में जय बहुत खुश था। लकी ने उसके लिए जो किया उसका एहसान वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। अरे मेरे भाई तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। वैसे भी ये जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से तो हुआ था। अब अगर मैं ही इसे नहीं समेटता तो कौन समेटता बताओ? इधर से लकी ने जवाब दिया। अरे हाँ भाई, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। मुझे नहीं लगता कि अब वो आगे हमें परेशान करने के लिए आएंगे, लेकिन एक मन ये भी कह रहा है ना, वो हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है लकी। अरे आने तो दो, आएगा तो फिर देख लूंगा। लेकिन भाई मेरे लिए उससे भी एक बड़ी और टेंशन खड़ी हो गई है। मुझे तुम्हारा पैसा देना है ना, जल्द से जल्द तुम्हारे 90,000 तुम्हें लौटा दूंगा। हो सकता है कि इतनी लंबी छुट्टी लेने के बाद ना शायद जैकब मुझे नौकरी से निकाल दे, पर फिर भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द नौकरी पर लगकर तुम्हारे सारे पैसे चुका दूं, जय ने कहा। लकी जानता था कि जय ऐसा आदमी नहीं था जो उसका पैसा एक साथ चुका सके। लकी उससे पैसे लेने के मूड में नहीं था। उसे जय के पैसों की जरूरत नहीं थी। उसने जय को समझाते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? तुम क्या ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हो? नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन अभी जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के घर वाले मुझे इस नौकरी में टिके रहने देंगे। इसके अलावा मुझे अभी चोट भी लगी हुई है। मालूम नहीं है मुझे कि मैं कितने दिनों बाद फिर से पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा। जिस तरह से जैकब सर काम करते हैं और जिस तरह से वो मुझे देखते हैं, उस हिसाब से तो वो मुझे जल्द से जल्द इस नौकरी से बाहर कर देंगे। एक लूला गार्ड किसे चाहिए होगा लकी भाई। वैसे मैंने खुद उन्हें आगे से फोन करके ना अपनी इस चोट के बारे में बता दिया था। भले ही उन्होंने ठीक से तो नहीं कहा, लेकिन वो मुझे अगले 2 दिनों में बाहर ही कर देंगे। लकी को भी उसकी बात सही लग रही थी। वो जानता था कि जैकब पहले से ही जय की नौकरी पर घात लगाकर बैठा था और अब उसे मौका भी मिल गया था जिस मौके की तलाश में वो था। लेकिन ये जो कुछ हो रहा था वो लकी की वजह से हो रहा था। लकी ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकता था। जय, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने दिमाग में कुछ ज्यादा ही सोच लिया है? अभी जब तक मैं गार्ड हूं ना यहाँ पर, तब तक तुम्हें भी मेरे साथ में गार्ड बनकर रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो कहीं जाने देने वाला नहीं हूं, ये तो पक्का है, जय ने कहा और फोन रख दिया। ठीक 9:30 बजे लकी को सिक्योरिटी रूम में जाना था और वहां से वो दूसरे गार्ड के साथ में पेट्रोलिंग के लिए जाने वाला था। लकी सिक्योरिटी ऑफिस में आ गया। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि बाकी के गार्ड्स इस बार अपनी गर्दन नीचे झुकाकर फोन में नहीं घुसे थे, बल्कि वो लोग खुशी खुशी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे कल रात को 2 जगहों पर गोलीबारी हुई है मेरे भाई, बहुत से लोगों की जान चली गई है, बहुत दबाव भरी स्थिति है। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि ये सब शहर के बीचों बीच हुआ है। कोई कह रहा था कि 1 बजे हुआ है, कोई कह रहा है 2 बजे हुआ रात में।
मैंने टाइम तो नहीं देखा, लेकिन मुझे गोलियां चलने की आवाज जरूर आई। बहुत जोर से गोलियां चल रही थी भाई। लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। 7-8 लोगों की मौत हो चुकी थी और आखिर में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा रह गया। तुम्हें मालूम है वो जिंदा आदमी कौन है? उसका नाम ना शहबाज है। तुमने कभी शहबाज का नाम नहीं सुना? फिर तुम पटना में रहकर क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई, शहबाज कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी है। अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम है, गजब का पहलवान है। छोटे मोटे आदमी तो उसके सामने आने से भी डरते हैं। उससे कोई भी हरा नहीं सकता। देखो ना, कल सामने वालों के हाथ में बंदूक थी और वो थे इतने सारे, फिर भी शहबाज का बाल भी बांका नहीं कर पाए। उस गार्ड ने कहा, जिसका चेहरा गोल सा था और जिसने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा था। वो बाकी सब लोगों के बीच में नेता बनकर कहानी सुनाए जा रहा था। जैसे ही सब लोगों ने उसकी बात सुनी तो वो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। क्या गजब बात की है यार, गोलीबाजी, और वो भी ऐसे ही एक आदमी ने सबको लपेट दिया। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना। लेकिन उससे भी शानदार एक और घटना है, वो मैं तुम लोगों को बताऊं क्या? इतने में एक दूसरे गार्ड ने कहा। क्या थी वो घटना? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इस सवाल के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।